हेलो। हाँ भाई, तो इसमें अपने न्यूमेरिकल तो हो ही गए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले, है ना। नया चैप्टर ही तैयार करना है अपने को, तो लिखो चैप्टर का नाम। हाँ भाई, टॉपिक का नाम लिख लो, मतलब चैप्टर नेम लिखो पहले तो। चैप्टर नंबर 23, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर हमारे हिसाब से 23 है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली देख लो कितना है, क्या है वो सब। ठीक है, परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, ये अपनी नई हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले हेडिंग लिखो परमाणु संरचना, पॉइंट वाइज लिख लेंगे। लिखो परमाणु संरचना, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। और हेडिंग लिखी है अपन ने परमाणु संरचना और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लिखो पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्राचीन काल में द्रव्य लिखना, द्रव नहीं, द्रव्य, मैटर। प्राचीन काल में द्रव्य की रचना के संबंध में दार्शनिकों का मत था। दार्शनिकों का मत था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परंतु उसकी पुष्टि के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। परंतु उसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं था। सेकंड पॉइंट लिखो, सन 1803 में 1803 में
डाल्टन ने सन 1803 में डाल्टन ने सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एटम, ATOM, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एटम, ATOM। ठीक है, कंटिन्यू करना इसी में। परंतु डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अविभाज्य कण है। ठीक है, सन 1897 नीचे लिखा है 1897। सन 1897 में सर जे थॉमसन 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और बताया कि परमाणु के भीतर ऋण आवेशित कण ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेशित कण ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु चूंकि नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना लो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, परंतु चूंकि परमाणु उदासीन होता है, अतः उसमें समान मात्रा में धन आवेश भी होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, और रुक जाओ भी ज़रा एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट ये, चलो उसी में लिखो, इन धनावेशित कणों को बाद में प्रोटॉन कहा गया। उसी पॉइंट में लिख लो, इन धनावेशित कणों को बाद में प्रोटॉन कहा गया। बाद में प्रोटॉन कहा गया। बाद में प्रोटॉन कहा गया। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है। समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही निहित होता है। निहित, नाभिक में ही, विद इन द न्यूक्लियस, निहित होता है। नाभिक में ही निहित होता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के आकार का अनुमान, परमाणु के आकार का अनुमान विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। परमाणु के आकार का अनुमान, परमाणु के आकार का अनुमान, आकार का अनुमान विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। आकार का अनुमान विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। विभिन्न विधियों से किया जा सकता है और लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो ये पूरी पंचायत आपने 10 बार सुनी होगी। ठीक है, बस वो बात अलग है कि भूल गए होगे, क्या कि और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखने पड़ती ना, बर्थडे मर्डे और भी अनसेंट चीज़ें हैं 2-4, कोई बात नहीं। देखो, जो अपना द्रव्य है, जो मैटर है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैस तो जानते ही हो, ठोस जानते हो, इसका मतलब है लिक्विड, समझ रहे ना। और ये है द्रव्य। द्रव्य का मतलब कोई वस्तु, कोई मैटर, उसी के अंदर आते हैं तीनों। इन दोनों को सेम मत कर देना, ये द्रव्य है, ये द्रव है। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ, कोई भी द्रव्य हो, सबसे पहले अपने यहाँ की जो ऋषि मुनि थी ना, एक महर्षि का नाम होता है कणाद, ऐसे करके एक महर्षि थे अपने पास। ठीक है, तो उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है, कुछ भी है, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। उनकी बात को उस टाइम पे नहीं सुना गया क्योंकि ये पुख्ता प्रूफ नहीं था, समझ रहे ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करे थे, लेकिन उन्होंने बता दी थी ये बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने यहाँ से बताएंगी, लेकिन उनको बाद में माना गया, पहले नहीं माना गया। चलो, यही तो समस्या हो गई अपनी, इसलिए पिछड़ गए अपन लोग। तो महर्षि कणाद थे अपने पास, ठीक है। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बात पहले ये बात नहीं मानी, फिर बाद में 1803 में कौन आए? डाल्टन। तो डाल्टन ने एक थ्योरी दी और उसके हिसाब से उनकी बात को मान लिया, क्योंकि वो एक वर्ल्ड वाइड फेमस इंसान थे। उनकी बात मानी गई कि जो अपना प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन कहते हैं परमाणु। और इसे संधि विच्छेद करोगे वो आएगा परम अणु। समझ रहे ना, मतलब प्रत्येक पदार्थ का वो छोटे से छोटा मिनिमम पार्टिकल जो है, उनके हिसाब से प्रत्येक वस्तु का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे मिनिमम पार्टिकल है, समझ रहे हैं, तो वो है हमारा कौन? परमाणु। और उन्होंने माना कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब जिसको और नहीं तोड़ सकते, मतलब उनके हिसाब से वो इतनी बड़ी वस्तु है, उसके छोटे छोटे से पार्टिकल है, उन्हें परमाणु कह रहे हैं, उससे छोटा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात अब आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि परमाणु के अंदर 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। वो बाद में आई ना थ्योरी, कब आई? 1897 में। आप सोचो ज़रा, 1803 से 1897 तक अपन यही समझते थे कि सबसे छोटा जो चीज़ है किसी वस्तु के अंदर वो कौन है? परमाणु है। नहीं समझे बात को?
इसी के बीच में अपना वो युद्ध निकल गया 1857 वाला, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई। समझ रहे ना बात को? तो वो सब चीज़ें समझ जाओ, अंदाज़ा लगा लो आपके, मतलब बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही हमें मालूम चला है। समझ ना, 1819 की बात क्या है, पास ही में तो है, 200 साल ही तो हुए। नहीं समझे? सन 1803 में तो पता चला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फिर 1800 कितना 57 नहीं सॉरी 97 में, समझ गए ना, 1897 में मालूम चला कि भैया जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, परमाणु के भीतर एक नेगेटिव पार्टिकल है, -v मतलब नेगेटिव, और इस नेगेटिव पार्टिकल को वो कहते थे इलेक्ट्रॉन, कहते थे, उसको नाम दे दिया उन्हें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब ये लॉजिक सुनना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। डाल्टन ने इसको अविभाज्य पता है क्यों बोला था? क्योंकि परमाणु पे कोई चार्ज नहीं था, परमाणु था उदासीन, मतलब ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था, ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन बाद में जब थॉमसन आए प्रूफ के साथ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है, तो फिर भैया उसका चार्ज उदासीन क्यों आ रहा, उदासीन क्यों आ रहा, मतलब कि न्यूट्रल क्यों हो रहा? वो पक्की में कोई ना कोई जितना माइनस बन रखा ना, जो कि खोज चुके, कौन खोज चुके, जे थॉमसन, उतना ही अंदर क्या होगा, प्लस। मान लो अगर माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को टक्कर देने वाले 5 कोई ना कोई होंगे, जिन्हें बाद में क्या कहा गया, प्रोटॉन। और जानती हो कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता नेगेटिव, उतना ही प्रोटॉन पे क्या होता, प्लस। तो अगर 5 माइनस के हैं तो 5 ही प्लस के हो गए, दोनों मिलके नेट चार्ज बनना था 0। इसका मतलब ये भी गलत नहीं था, डाल्टन वो सही बता रहा था कि परमाणु उदासीन है, उसको विभाजित नहीं कर सकते। ये बात गलत थी कि विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित हुआ बाद में, उसके अंदर अपने निकले कौन, एक तो इलेक्ट्रॉन निकला, जिस पर उन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज है, समझ गए ना। और अगर नेगेटिव है तो फिर वो उदासीन क्यों हो रहा, पक्के में इसके अंदर माइनस के साथ साथ में कोई ना कोई प्लस है, इसीलिए जो ओवरऑल परमाणु है उनका नेट चार्ज बनना 0, जितना पॉजिटिव है भाई उतना ही नेगेटिव है, समझना बात को। तो इस तरह से चीज़ें बाद में मालूम चली कि हमारा जो परमाणु था शुरू में मानते थे कि अविभाज्य है, उदासीन है, उदासीन तो ठीक है लेकिन अविभाज्य नहीं हुआ। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, और जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो उन्होंने कहा भाई साहब अगर माइनस है तो पक्के में कहीं ना कहीं प्लस भी होगा, समझना बात को। तो अंदर माइनस और पॉजिटिव चार्ज की खोज, अभी भी जो न्यूट्रॉन अपना होता वो अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। वो कैसे आया वो बता रहा है आपको, ठीक है, चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, किसी विधि से जब अपना परमाणु है ना, इसके अंदर उन्होंने कह दी कि 15 इलेक्ट्रॉन है तो पक्के में 15 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। उन्होंने पूरे परमाणु को एक बार तौला, समझ, वजन किया, समझ ना बात को। किस विधि से किया वो अलग बात, टॉपिक है वो, छोड़ो आप। तो इनका द्रव्यमान कुछ भी निकला पूरे इकट्ठे परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सहित। तो अंदर अगर कुछ और भी है जो कि तुम लोग और हम जानते हैं कौन है, अंदर अभी न्यूट्रॉन, पूरे का मिला के वजन आया, कुछ भी जो भी आया यहाँ पे लिख दिया। और फिर उन्होंने कि चलो एक काम करो, ज़रा पेन कॉपी से अलग अलग निकाल लो। तो उनने 15 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मास और 15 प्रोटॉनों का द्रव्यमान जोड़ के देखा, और जब उनने जोड़ के देखा तो ये वैल्यू जो निकली, अगर ये 2 है तो ये 5 है, नहीं समझे? अरे भैया अंदर 2 ही तो लोग हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं समझे? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ दें 15-15, तो टोटल पर परमाणु का द्रव्यमान आना चाहिए ना, जो इधर तुमने इकट्ठा जोड़ा, समझ रहे? पॉलीथीन के अंदर अगर आलू और प्याज हैं तो चाहे अलग अलग एक एक आलू का और प्याज का वजन जोड़ लो, और चाहे इकट्ठा आलू प्याज को एक संगे तोल लो, सही में आना चाहिए ना यार। लेकिन इधर सेम नहीं आया, फिर दिमाग में गड़बड़ हुई कि भाई साहब अगर 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन के अलावा, मतलब इनका द्रव्यमान जोड़ने पे है, टोटल द्रव्यमान नहीं बनना, इसका क्या मतलब है, अंदर एक और पार्टिकल मौजूद है। लेकिन ये तो पहले ही हो चुका था कि यार जितने माइनस उतने प्लस, तभी तो न्यूट्रल बनना था। तो उनने कह दी कि भाई साहब अब जो और पार्टिकल हैं ये वाले, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन, नहीं समझे? इनका काम है केवल वजन बढ़ाना, ताकि जो टोटल द्रव्यमान है सबका वो बराबर आ पाए इस परमाणु के द्रव्यमान की। थ्योरी समझ में फिट हो रही है दिमाग में ना? जब पूरा परमाणु तोला तो उसके अंदर 3 लोग थे ना भाई, लेकिन हमें पता था कि केवल 2 ही लोग हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमने पूरा तोल लिया बिना खोले उसको, कुछ ही वजन आ गया। फिर हमने कहा चलो एक एक करके जोड़ते हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा, 15 प्रोटॉनों को जोड़ा, वो कम बैठ गया। अरे तीसरा भी तो है। तो फिर सबके दिमाग में आया कि भाई साहब एक ना एक पार्टिकल और है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, क्योंकि उस पर चार्ज 0 करना पड़ेगा हमें। क्यों भाई, पहले जितने माइनस थे उतने प्लस तो हो ही गए थे, नेट चार्ज 0 बनना था, तो हमें 0 ही बनाना ना आगे। तो 0 तब बनेगा जब जो अगले पार्टिकल्स तुम रख रहे हैं अंदर, उन पर चार्ज कितना हो, 0 हो। इस तरह से तीनों लोगों की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का काम क्या है, केवल
इन दोनों को मिला के टोटल वजन बढ़ाना इन दोनों के साथ मिलकर, और जो हो गया अपना पूरा परमाणु। इलेक्ट्रॉन पे टोटल माइनस है, प्रोटॉन पे टोटल प्लस है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हेडिंग लिखो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये भी पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। नेक्स्ट हेडिंग है, लिखो इसे हेडिंग लिख गई क्या? ठीक है भाई, तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने, पॉइंट है पहला, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 में 1911 सन 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। सन 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अल्फा कण याद है, अल्फा पार्टिकल 2 इकाई का धनावेश, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से, इसमें रेडियो एक्टिव लिख लोगे ना, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले, पोलोनियम से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले, उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाले अल्फा कणों की एक किरण पुंज को, अल्फा कणों की एक किरण पुंज को पतले स्वर्ण पत्र, थिन गोल्ड प्लेट, पतले स्वर्ण पत्र, पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। और इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकले।
और इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। और इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। ठीक है, अब देखो, अभी तुम पॉइंट बना रहे होगे, तो पॉइंट में क्या लिख रहे होगे, 1 2 3 ना। अब जे जिस नंबर का पॉइंट है, कितने नंबर का पॉइंट है, जो भी नंबर हो, उस नंबर के बाद निम्नलिखित हैं लिखा, उसके बाद इस तीसरे के अंदर पॉइंट आएंगे। अब ए, फिर बी, फिर सी, समझ आई। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट बनेंगे। अब तो ए पॉइंट लिखो, या किसी ने अगर यहीं पे अगर ए बी सी डाला हो तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना, ये वाला रोमन वाला। इतने तो समझदार हुई ना, कर लो। तो उस पॉइंट के अंदर पॉइंट बनाओ अभी। लिखो, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। बिना प्रभावित हुए सीधे निकल गए। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि सीधे निकल गए। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। नेक्स्ट लिखो बी पॉइंट। बी पॉइंट लिखो, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विचलित हो गए। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसमें देखो, कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं
कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो अपने मार्ग से 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर विचलित होकर वापस लौट आए। 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर विचलित होकर वापस लौट आए। इससे यह पता चला कि धनावेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है और संपूर्ण भार भी इसी में निहित है। इसे नाभिक कहा गया जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर 10⁻⁻15 मीटर। की कोटि की होती है। 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। बनाओ, चित्र बनाओ जरा एक। दिल ये मेरा तेरे से जाने बना भाई। एक ये बनाना है और एक ये वाला बनाना है। बनाना एकदम गोल।
परफेक्शन देख रहे हो तुम अगले की। बनाओ बनाओ। पूरा टकराना मत इसको, केवल दूर से ही मुड़ जाएगी। टकरा मत देना ऐसे, नहीं तो ब्लास्ट करवा दो। बनाओ। बना भाई। अल्फा कण हर जगह अल्फा कण लिखना है, ठीक है। बनाओ। बन गया। हो गया ना। यही अपना रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्रिया में प्रयोग है, ठीक है। यहाँ से अल्फा कण जा रही है। देखो ये अपना पतला सा एक स्वर्ण पत्र है, बहुत। देखो सोने की ऐसी चीज़ ना, इसकी पतली से पतली परतें बना सकते हो तुम। खाने पीने की चीज़ों पर सोने की वर्क लगती है, चांदी की वर्क लगती है, तो बहुत पतले होते हैं वो परतें, ठीक है। तो ये जो अपने सोने की पतली से परतें, उसमें देखो कई सारे परमाणु हैं, है ना। अब उनने क्या करा, इधर से अल्फा कण फेंक के मारे। कहाँ से मारे? अल्फा कण कहाँ से लेके आए? अल्फा कण के बारे में जानते भी हो?
इस पे 2 इकाई का धनावेश होता है, मतलब कि 3.2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का डबल। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन से तो तुलना कर रहे हैं केवल, बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता, इन पे डबल होता, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा कण कहाँ से लेके आया बेटा? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरणें निकलती हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कण को ने वहीं से पकड़ा, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ ले पोलोनियम, तो उससे अल्फा कण लगातार निकल ही रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के तेज़ी से एक स्वर्ण पत्र में मारा इन अल्फा कण को। कुछ सीधे निकल गए, बिल्कुल एकदम सीधे, ये देखो ये जा रहे हैं, और भी सीधे निकलेंगे। कुछ बहुत मामूली से विचलित हुए, अपने मार्ग से जा रहे थे सीधे, थोड़ी से विचलित हुए। कुछ का तो देखो तुम, जा रहे थे सीधे और बिल्कुल 180 डिग्री पे पीछे लौटे आए, 90 से भी ज़्यादा एंगल पे। वही चीज़ यहाँ पे सामने दिखाई गई है। क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कल इसको निपटते हैं बल्लू, है कि नहीं। चलो आज के लिए इतने रहने दो। इसमें एक बार रीडिंग करके जरूर आना, पढ़ा तो हो गई तुम लोगों ने पहले। एक बार रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ के आना, उसमें क्या लिखा है, जो 3 पॉइंट्स हैं लास्ट के। ठीक है ना भाई। चलो बाकी जिसकी फीस समझ नहीं हुई अपनी अपनी फीस जमा कर लियो, समझ गए।